जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं एक बार। सर थैंक यू वेरी मच। हमारे पास एश्योरेंसेस तो हैं ऑलरेडी, पहले पार्लियामेंट में, फिर इस मंच से भी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, लेकिन जब बात एनर्जी सेक्टर की होती है तो पूरी दुनिया में अभी एनर्जी का एक थोड़ा सा संकट है, क्यास है। वेयर डज इंडिया स्टैंड? भारत की क्या हालत है सर? आपका बात सही है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिक्स वातावरण है, एनर्जी के लिए, मिनरल्स के लिए देश का जो हेड ऑफ दिस कंट्री रहते हैं उनको भी उठा के ले जा रहे हैं। आज ऐसा स्थिति आज दुनिया में है। मगर भारत बहुत सालों से डिपेंडेबल थे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज मेरा मिनिस्ट्री का कोल हो, माइंस हो, हम पूरा तरह आत्मनिर्भर के ओर बनने का प्रयास कर रहे हैं। कोल आपको मालूम है 2014 से पहले बहुत क्राइसिस थी। ब्लॉक अलॉटमेंट में भी हो, माइनिंग सेक्टर में भी हो, सुप्रीम कोर्ट में, काग में इसका सरकार का खिंचाई होता था। मगर सुप्रीम कोर्ट पूरे जो वाइट पेपर के ऊपर अलॉटमेंट किया गया, पुराना सरकार पूरा रद्द किया गया। अब जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ आज कोल ब्लॉक्स अलॉटमेंट हो रहे। 12 साल हो गया, एक भी छोटा सा आरोप कोल ब्लॉक्स हो, माइन ब्लॉक्स हो, अलॉटमेंट के विषय पर आरोप नहीं आया। इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही हैं। आज कल ही हम घोषणा किया है 1 बिलियन मेट्रिक टन्स का कोल प्रोडक्शन सेकंड ईयर भी, कंटिन्यूसली सेकंड ईयर भी हम हासिल किया है। भारत के लिए पहली बार इतना कोल हम प्रोडक्शन किया है। आज का स्थिति 220 टन का स्टॉक्स मेरे पास पड़ा है। हम पिटेड माइनिंग एरिया पे हो, हमारे पावर जनरेशन कंपनी के पास हो, ट्रांजिट में हो, लगभग 80 to 85 डेज का कोल मेरे पास अभी स्टॉक्स है। कोई पावर का दृष्टिकोण से, क्योंकि थर्मल पावर आज भी 74% देश का बिजली हमारा कोल आधारित थर्मल पावर से प्रोडक्शन होता है। इसलिए आज पावर जितना इम्पॉर्टेंट है, आपके हाथ में जो सेल फोन से लेकर एवरीथिंग आज पावर। लोग एक दिन भूखा रहेंगे मगर 1 घंटा पावर नहीं तो नहीं रहेंगे, ये स्थिति है। मैं आपसे बहुत सारे पॉलिटिकल सवाल भी पूछने वाला हूं, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक सवाल है। एक तरफ क्राइसिस है, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग कोल गैसिफिकेशन की बात कर रहे हैं। और इसको अगर मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर पाऊं, क्योंकि आप बेहतर बता सकते हैं, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब हम ग्लोबल फूड क्राइसिस की बात कर रहे हैं अभी के हालात में, तो क्या कोल गैसिफिकेशन एक ऑल्टरनेट थिंकिंग है उसमें? जो एनर्जी सेक्टर में जो क्राइसिस है, वो क्राइसिस को दूर करने वाला भारत का अलग अलग रास्ता में एक रास्ता कोल गैसिफिकेशन है। क्योंकि आज भी हम फर्टिलाइजर, मिथेनॉल, पेट्रोकेमिकल्स, क्रूड ऑयल, एवरीथिंग हम डिपेंड करते हैं विदेश के ऊपर। अभी एक हमारा, क्योंकि भारत में लगभग आज 400 बिलियन टन्स का रिजर्व्स है। आने वाले 70 साल के लिए कोल रिजर्व्स भारत में है। इसलिए कोल का कोई कमी नहीं है। आने वाले दिन में कोल में क्या क्या कंडीशंस हो सकता है पता नहीं। इसलिए जितना हो सकता है उतना देश के लिए, देश के विकास के लिए कोल यूज़ करना चाहिए, ऐसा मेरा इच्छा है व्यक्तिगत। इसी दृष्टिकोण से एक मात्र डाइवर्सिफिकेशन कोल का, यूटिलाइजेशन का कोल गैसिफिकेशन है। क्योंकि कोल गैसिफिकेशन के द्वारा हम फर्टिलाइजर डेवलप कर सकते हैं,
कोल गैसिफिकेशन के द्वारा सिनगैस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करके उसके द्वारा आज पेट्रोकेमिकल्स यूज़ कर, एसएनजी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी केमिकल्स है सभी केमिकल्स कोल के द्वारा डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार कोल गैसिफिकेशन का दृष्टिकोण से एक मिशन मोड पर काम कर रही है। अभी अभी लास्ट मंथ ही लगभग 7 पहली बार आज़ाद के बाद फर्स्ट टाइम 7 कोल ब्लॉक्स सरफेस गैसिफिकेशन के लिए एक्शन किया है। उसमें 4 ब्लॉक्स का भूमि पूजन हो गया है, काम शुरू हो गया। नेक्स्ट मंथ उड़ीसा में लगभग 25,000 करोड़ का एक हमारा कोल इंडिया BHEL मिलके जेवी का एक कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। आने वाले दिन में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए कोल गैसिफिकेशन के ऊपर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मिलकर हम इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। कोल गैसिफिकेशन के द्वारा एक नया सेक्टर होगा, क्योंकि जो एनवायरनमेंट दृष्टिकोण से भी हो, पोल्यूशन दृष्टिकोण से भी हो, जो कोल को पूरा यूटिलाइजेशन करने के लिए ये एक्टिविटी होता है। इसमें 2 तरह कोल गैसिफिकेशन होता है, एक सरफेस गैसिफिकेशन होता है, एक अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन होता है। भारत में 300 मीटर से ज़्यादा अंडरग्राउंड कोल ज़्यादा है। इसके लिए कोल गैसिफिकेशन एकमात्र रूट है इस कोल को उपयोग करने के लिए। इसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी नहीं थे, अलग अलग देशों से टेक्नोलॉजी लाए हैं और BHEL जैसे कंपनी से सरफेस टेक्नोलॉजी तैयार किया है। जर्मनी जैसे अलग अलग देशों से भी हम टेक्नोलॉजी लाकर अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन, सरफेस गैसिफिकेशन का काम शुरू करने वाले हैं। ये भारत के लिए बड़ा गेम चेंजर होगा आने वाले दिन में। अब मैं आता हूं कुछ पॉलिटिकल सवाल पर, और शुरुआत में वहां से करता हूं जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर ओवैसी जी बैठे हुए थे, जहाँ पर आप बैठे हैं। उनका ये कहना था कि भारत में ईद मनाने की भी आज़ादी नहीं है, जिस तरीके से दिल्ली में जो उत्तम नगर में हुआ। आपका टेक इस पर? बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान है क्या आज़ादी नहीं है? भारत में सब कुछ आज़ादी है। भारत में जितना आज़ादी है दुनिया में कोई देश में नहीं है। जितने दिन भारत में प्रजातंत्र रहेगा, जितने दिन सनातन धर्म रहेगा, भारत में सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता है, ईद बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगा जब हिंदूस माइनॉरिटी हो तो प्रॉब्लम होगा, मगर हिंदू मेजॉरिटी है तो कोई रिलीजियस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पहली ये ओवैसी समझना चाहिए। नहीं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर गंगा में नाले मिल रहे हैं तो वो बर्दाश्त किया जा रहा है, लेकिन हड्डी फेंकने के नाम पे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। ये देश में इतना आज़ादी है, इस आज़ादी को दुरुपयोग करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जानबूझकर एक रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए कुछ लोग काम करें तो खामोश बैठना नहीं चाहिए। हाँ, जनरली कुछ देश के स्थिति के आधार पर, नेचर के आधार पर कुछ गंगा में मिले तो अलग बात है, मगर गंगा को अपमान करते हुए एक रिलीजियस का सेंटिमेंट को अपमान करने के लिए प्रयास करें तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक उनका स्टेटमेंट था जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, और मैं आपका उस पर टेक लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि भारत की कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, CM या मेयर बन सकता है। मेरा सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। आपका टेक? ठीक है, उनका इच्छा ठीक है, मगर देश में हम भी ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी कुछ हो सकता है। मगर भारत में आज का स्थिति, क्योंकि इस देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना है, इस देश का इंडियन क्रिकेट टीम का भी बने हैं, चीफ जस्टिस भी बने हैं, सब कुछ बन सकता है। ये भारत का, मैं अभी बता रहा हूँ, भारत का प्रजातंत्र का ये शक्ति है ना, ओवैसी का शक्ति है ना, कि प्रजातंत्र का शक्ति है। भारत का जनता का एक थाट का एक बड़ा एक एनवायरमेंट दृष्टिकोण से ठीक है। ये पार्लियामेंट का सेशन ऑन है और हमने देखा इस बार काफ़ी चर्चा में रहे हैं राहुल गांधी लगातार। वो जो भी कोई टॉपिक को पिक करते हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि वो देश विरोधी हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देश में रहते हुए, देश का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हुए, देश का 150 साल का पार्टी का नेता बनते हुए, देश का उनका दादा, परदादा, उनका पिता, इस सभी लोगों का एक प्रधानमंत्री का जैसा हाई लेवल जिम्मेदारी निभाने वाले एक परिवार से आए हुए व्यक्ति देश के खिलाफ बात करना
ये बिल्कुल देश के जनता सहन नहीं करते हैं। विदेश में जाकर आप भारत में पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के खिलाफ हो और कोई मिनिस्टर के खिलाफ हो बात कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ये डेमोक्रेसी में आपको अधिकार है। मगर विदेश में जाकर विदेश प्लेटफॉर्म के खिलाफ, विदेश प्लेटफॉर्म में भारत देश के खिलाफ, प्रजातंत्र के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इंडियन आर्मी के खिलाफ बात करना बिल्कुल ये देशद्रोही रास्ते में जा रहे हैं। क्योंकि आप बीजेपी के खिलाफ बात करो, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बात करो, कोई आपत्ति नहीं, हम जवाब देने को तैयार है। मगर देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ, लोकसभा के खिलाफ बात करना बिल्कुल गलत है। ये जो भी इतने दिन से जो व्यवहार कर रहे हैं उनका फीडबैक पूरा विदेशों से आते हैं। कोई फाइल्स है कहते विदेशों में, ये फाइल्स कौन है, वो भारत को क्या है, भारत का प्रधानमंत्री का क्या है। इतना एक अपोजिशन लीडर रह के देश का प्रधानमंत्री जी को इस फाइल से जोड़कर देश को अपमान करने के लिए, प्रधानमंत्री के कैस्ट के नाम पर, प्रधानमंत्री के माताजी के नाम पर, प्रधानमंत्री जी के व्यवहार के नाम पर, ये बिल्कुल बात करना देश के लिए कोई हित का इश्यू नहीं है। क्योंकि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आप देश का अपोजिशन पार्टी लीडर है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आपका व्यवहार जो है बिल्कुल देश के हित के ठीक नहीं है। ये देश के द्रोहियों के साथ मिलकर ये बात करें, बिल्कुल हम फिर एक बात मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं। लेकिन राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं देश विरोधी नहीं, मैं सरकार से सवाल पूछता हूं। राहुल गांधी का कहना है कि वो महंगाई पे सवाल पूछ रहे हैं, उनका कहना है कि जब रुपया गिर रहा है तो उस पर सवाल पूछ रहे हैं, उनका कहना है कि वो चीन की घुसपैठ पर सवाल पूछ रहे हैं। वो देश विरोधी कहां से हो गया है? बिल्कुल मैं अभी बता चुका हूं। आप जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक अपोजिशन पार्टी लीडर के जैसे आप आर्मी को सपोर्ट करना, देश के समर्थन में रहना, पाकिस्तान के खिलाफ बोलना, आतंकवाद के खिलाफ बोलना, खून खराबा के खिलाफ बोलना, इनोसेंट के जो हत्या करते हैं उसके खिलाफ बोलना, ये आज तक बोले भी नहीं। सिर्फ आर्मी के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ बात करना, ये क्या है? आप जो भी देखिए, जितने भी हम रिफॉर्म्स लाए, आज तक एक रिफॉर्म का भी समर्थन नहीं किया, एक रिफॉर्म का भी। हम स्वच्छ भारत शुरू किया, स्वच्छ भारत के खिलाफ बात किया, प्रधानमंत्री झाड़ू पकड़ के साफ करते क्या, जब से शुरू किया है ना। आप जीएसटी लाए, गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं इसको, आप कोरोना का संबंधित वैक्सीन लाए, ये मोदी वैक्सीन कोई लेना नहीं चाहिए, जितने बात किया है। जैसे देश का अपोजिशन लीडर देश के साइंटिस्ट बने हुए वैक्सीन के खिलाफ बात करते हैं, दूसरा तरफ लगभग मोर देन 100 कंट्रीज हमारा भारत का वैक्सीन इंपोर्ट करके जान बचाने के लिए प्रयास करें। आपका व्यवहार कैसा है? विदेशों के जितने भी कंट्रीज है, इवन अमेरिका भी भारत का वैक्सीन इंपोर्ट करके उस देशों के जनता को देकर जान बचाने के लिए प्रयास किया। आप भारत में रहकर भारत का साइंटिस्ट बना हुए, मोदी जी साइंटिस्ट नहीं है, मोदी प्रोत्साहन करते हैं साइंटिस्टों को, मगर भारत का साइंटिस्ट, भारत के कंपनी, भारत में फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूशंस डेवलप किया वैक्सीन के खिलाफ, राहुल गांधी बात किया। ऐसे इतना एग्जाम्पल बता सकते हैं। एक भी आज आर्टिकल 370 के खिलाफ बात करते हैं, राम जन्मभूमि के खिलाफ बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं का जो सुरक्षा के लिए हम त्रिपुल तलाक हटाए उसके खिलाफ बात करते हैं। एक भी ऐसा आज तक राहुल गांधी मुंह से मैं नहीं सुना हूं। 12 साल में नरेंद्र मोदी जी अलग अलग रिफॉर्म्स लाए हैं, एक रिफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। उनका ये कहना है कि जैसे अभी हाल का एक मुद्दा उठा रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो वैश्विक स्थिति है उसको लेकर भारत के पास कोई प्लान नहीं है। हालात ख़राब हैं, महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें बहुत चुनौतीपूर्ण होंगी। योर टेक सर। आज देश का स्थिति क्या है, दुनिया का स्थिति क्या है, कंपेयर करना चाहिए। इवन डेवलप्ड कंट्रीज की क्या स्थिति है, डेवलपिंग कंट्री का क्या स्थिति है, भारत के आजू बाजू रहने वाले देशों का स्थिति क्या है, उसका पेट्रोल दाम कैसा है, एसेंशियल कम्युनिटीज क्या है। एक बात, पाकिस्तान बहुत नज़दीक दोस्त है ना राहुल गांधी के लिए, पाकिस्तान जाके देखना चाहिए उधर हालत क्या है, बांग्लादेश में जाके देखना चाहिए हालत क्या है। पाकिस्तान के बारे में बार बार बात करते हैं ना, पाकिस्तान ये बोले हैं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है, किधर हुआ है, पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, जाके देखना चाहिए।
आज देश में आज आर्थिक स्थिति हो, आज फूड ग्रेन का दुनिया का सबसे बड़े लार्जेस्ट बिगेस्ट फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नरेंद्र मोदी जी आज देश में लगभग 83 करोड़ लोगों को फ्री फूड ग्रेन्स आज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आप जो बता रहे हैं, आपने मुझे थोड़ा सा एक हिंट दिया स्टार्टिंग में कि क्या हमारी तैयारी है, हम कैसे निपट रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे दर्शक हैं, जानना चाहेंगे हम इसके लिए तैयार हैं पूरी तरीके से जो अभी हालात हैं। आज मैं जब MOS होम में था, जब प्रोटोकॉल यूज नहीं करते हैं, अगर कोरोना आए तो देश में इतने करोड़ करोड़ लोग मार जाएंगे। मैं पूछा हूँ अमित शाह जी से, ऐसा न्यूज़ है क्या? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना क्या है, किधर से आता है, कैसे आते हैं, मेडिसिन क्या है, कुछ भी नहीं मालूम हमारा को। देश का न्यूज़ तो ऐसी है, भारत में कुछ भी हो सकता है, ऐसा अमित शाह जी भी बोले हैं। क्योंकि स्थिति जैसा था, मगर ऐसा सिचुएशन में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ जनता को एकत्रित करके राजनीति से उठकर सभी रीजन, रिलीजन, भाषा, पार्टी से ऊपर उठकर लोगों को एकत्रित करके कोरोना को भारत में हराया है, लोगों का जान बचाने के लिए प्रयास किया है। आने वाले दिन में भी जो भी समस्या होगा, बिल्कुल हमारे को विश्वास है भारत के जनता के ऊपर, हमारे को विश्वास है भारत के जनता का आत्मविश्वास के अगर लोग आगे आएंगे, हम जो भी समस्या है उसको बिल्कुल भारत हम फेस करेंगे। जो भी समस्या हम उससे ऊपर उठकर आएंगे, देश को संभालते हुए आगे ले जाएंगे। मैं आपसे कुछ आपकी मिनिस्ट्री के भी सवाल पूछूंगा, लेकिन कुछ पॉलिटिकल सवाल जरूरी है। 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लगता है आपको? इस 5 स्टेट्स में 2 स्टेट अभी एनडीए सरकार है, एक पुदुचेरी, एक असम। हम बिल्कुल हमारा सरकार फिर वापस लाएंगे 2 स्टेट्स में। इसमें और 2 स्टेट्स है, एक तमिलनाडु, एक वेस्ट बंगाल। एक वातावरण आज एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ है। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी का सरकार के खिलाफ लोग आज बहुत कुछ देके हैं। अभी ये सरकार रिपीट नहीं करना चाहते वेस्ट बंगाल का जनता, बंगाल के समाज, क्योंकि बंगाल में आज भी एक भयंकर स्थिति है। लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, रोहिंग्या से भरा है। आज खुलेआम कत्ल करते रहते हैं लोग, गरीबी ज़्यादा बढ़ रहे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ठीक तरीके से नहीं चल रहे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी पूरा ठप हो गया, लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। इसीलिए कोई भी सेक्टर वेस्ट बंगाल में ठीक नहीं, एक्सेप्ट गुंडाइज्म के खिलाफ। कोई भी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, लैंड ऑर्डर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, सभी सेक्टर में पीछे है, एक्सेप्ट गुंडाइज्म आज वेस्ट बंगाल में आगे बढ़ रहे हैं। इसका प्रायोरिटी देते हैं वेस्ट बंगाल, इसलिए वेस्ट बंगाल का जनता तबाह है। वो लोग एक अच्छे डबल इंजन सरकार आना चाहिए। वेस्ट बंगाल भी जैसा बिहार का तरफ विकास की ओर आगे बढ़ना चाहिए। वेस्ट बंगाल भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, गरीबी हटाने में, रोजगार देने में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे बढ़ना चाहिए। जो 10-15 साल, क्योंकि CPM का ज़माने में पीछे था, उसके बाद दीदी आया, दीदी के ज़माने में भी ये स्थिति है। इसको एक नया उत्साह, नया प्रोत्साहन, नया रास्ता वेस्ट बंगाल को दिखना चाहिए। इसमें आज वेस्ट बंगाल के जनता के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वेस्ट बंगाल में भी डबल इंजन सरकार आएंगे। दूसरा तरफ तमिलनाडु भी ये स्थिति है। तमिलनाडु भी जो, क्योंकि एक टर्म के बाद दूसरा टर्म जनरली तमिलनाडु में आते नहीं, 5 साल के बाद सरकार बदलते रहते हैं। इसलिए तमिलनाडु में भी DMK सरकार, जो आज जितना भ्रष्टाचारी है, जितना आज जनता का पैसा आज भ्रष्टाचार करते हैं, इसके खिलाफ तमिलनाडु का जनता भी चर्चा कर रहे हैं। सनातन धर्म के खिलाफ बात करते हैं, परिवारवाद है, पूरा भ्रष्टाचार है। इसलिए उधर भी NDA के नेतृत्व में तमिलनाडु में भी सरकार जरूर आएंगे। एक केरला है, केरला में हमारा सरकार आएंगे नहीं आएंगे बता नहीं सकता, मगर बिल्कुल हमारा जो स्थिति है बिल्कुल सुधारेंगे। तिरुवनंतपुरम में अभी हम पहली बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में हमारा सरकार आए हैं। केरला में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स पॉजिटिवली भारतीय जनता पार्टी पक्ष में केरला में भी आएंगे। आपकी मिनिस्ट्री को लेकर 2 सवाल हैं, एक बार में ही पूछूंगा मैं।
हम लोग बात कर रहे हैं माइन क्लोजर्स की। अब हमारा टारगेट शायद यूरोप से भी ज़्यादा है, 297 माइंस का। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कोल का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। माना कि उनमें से कुछ डिसफंक्शनल हैं, कुछ पुरानी हो गई हैं, लेकिन ये दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे? एक सवाल। दूसरा, अभी जो हुआ प्रेसिडेंट ट्रम्प के सैंक्शंस के बाद, तो पूरी दुनिया की आंखें खुली क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। बजट में भी इस बार काफ़ी सारी चीज़ें उसके लिए की गई हैं। उस दिशा में क्या हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे? दो प्रमुख विषय आपने सवाल किया है। एक माइन क्लोजर, जो भी माइन्स हम मिनरल्स निकालने के बाद उस माइन्स को साइंटिफिक मेथड में माइन क्लोजर करना चाहिए, मगर दुर्भाग्य से ब्रिटिश जमाने से देश में कोल निकालने का काम ब्रिटिश जमाने से शुरू किया है, मगर आज तक साइंटिफिक मेथड पे एक माइन भी क्लोजर नहीं हुआ है। अभी लगभग 147 डी कोल माइन्स ऐसा पड़ा हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी आदेश दिया है, जितने पैसे खर्च होने दो एनवायरमेंट दृष्टिकोण से, सभी डी कोल माइन्स है उसको साइंटिफिक मेथड में क्लोज करने का आदेश दिया है। हम उसमें काम शुरू किया है। डीपीआर, एक एक माइन का डीपीआर अलग अलग बना रहे, लेवल करना, ग्रीनरी डेवलपमेंट करना, वाटर पॉन्ड्स डेवलप करना, फिशरीज एक्टिविटीज डेवलपमेंट करना, टूरिज्म स्पॉट्स डेवलपमेंट करना, लोकल कम्युनिटी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नवयुवकों को रोजगार देना, उधर फैक्ट्रीज जरूरत है तो फैक्ट्रीज बनाना चाहिए, डाटा सेंटर्स बनाने तो डाटा सेंटर बनाना चाहिए, प्लेग्राउंड्स है तो प्लेग्राउंड्स बनाना चाहिए। ऐसी जो लैंड है पूरा जनता के हित के लिए, विकास के लिए, एनवायरनमेंट बचाने के लिए प्रयास करने के लिए हम काम शुरू किया है। 147 डी कोल माइन्स को साइमल्टेनियसली डीपीआर बनाया। साइमल्टेनियसली एक एक माइन के लिए एक एक सीनियर हमारा कोल मिनिस्ट्री का नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया, नंबर 1। नंबर 2, इस जिला का कलेक्टर के नेतृत्व में एक एडवाइजरी कमेटी गठित किया है। कलेक्टर्स नेतृत्व में लोकल कम्युनिटी को भागीदार करते हुए माइन क्लोजर में उनको भी जिम्मेदारी दे रहे। तीसरा, मेरे जैसे सीनियर ऑफिसर्स हो, कार्यकर्ता हो, मिनिस्टर हो, एक एक महीना हम अडाप्ट लिया है। 147 सीनियर ऑफिसर्स को अडाप्ट किया है। इसमें मैं भी, मेरा मिनिस्ट्री ने वेस्टर्न कोल फील्ड में चंद्रपुर के अंदर एक माइन दिया है मेरे को। मैं भी स्वयं जाके मॉनिटरिंग करके 2 दिन रहकर आया हूँ। ऐसी सभी मिनिस्टर्स जितने भी है हमारा मिनिस्ट्री के काम करने वाला एएस ऑफिसर हो, सीनियर ऑफिसर्स हो, कोल कंपनी के डायरेक्टर्स हो, सीएमडी हो, एक एक माइन दे दिया है। हम ऐसी 2027 28 के अंदर ही पूरा 147 कोल माइन्स, डी कोल माइन्स है, उसको पूरा साइंटिफिक मेथड में क्लोज करेंगे, ग्रीनरी डेवलप करेंगे, एनवायरनमेंट बचाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो भी माइन्स एक्टिविटी है उसमें प्रोग्रेसिव माइन्स शुरू किया है। जैसे जैसा कोल निकालते हैं, जैसे जैसा मिनरल निकालते हैं, उस तरफ दूसरी तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। पीछे तरफ पूरा ग्रीनरी, एनवायरनमेंट, प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर साइंटिफिक मेथड में क्लोज करते आगे बढ़ना चाहिए, ये भी आदेश दिया है, नंबर 1। नंबर 2, अब दूसरा विषय, क्योंकि इसके माइन क्लोजर दृष्टिकोण से नेट जीरो 2070 के लिए भारत जो कमिटमेंट है एनवायरनमेंट दृष्टिकोण से देखना चाहिए। दूसरा विषय इसमें बताए, जैसा देश के लिए मिनरल चाहिए, मिनरल के बाद देश का एनवायरनमेंट भी बचाना चाहिए, ये हमारा जिम्मेदारी है। ये दोनों बैलेंस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज कोल ब्लॉक्स बोले तो लोगों के मन में एक आता है ये पूरे डिस्ट्रॉय करते हैं नेचर को। नहीं, हम डिस्ट्रॉय देश के लिए जो ग्रीनरी डेवलपमेंट करते हैं उसको बचाने के लिए प्रयास करेंगे, देश के हित के लिए। क्योंकि आज मैं पहले बता चुका हूँ, 1 घंटा पावर नहीं है तो लोग सहन नहीं करेंगे। इसीलिए पावर जितना चाहिए, 74% ऑफ पावर आज भारत में कोल के द्वारा, थर्मल पावर के द्वारा सप्लाई होता है, इसलिए कोल जरूरी है। जैसा आप गैसिफिकेशन का इश्यू बताए, गैसिफिकेशन के लिए भी जरूरी है। नंबर 2, मिनरल, जो क्रिटिकल मिनरल है, जो आज डिफेंस में भी हो, आज सेलफोन में भी हो, आईपैड में भी हो, लैपटॉप्स में भी हो, हेल्थ मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी हो, मोटर व्हीकल का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, ईवी व्हीकल्स, इसमें भी हो, सभी जगह आपके हाथ में जो माइक पकड़े हैं ये भी क्रिटिकल मिनरल के द्वारा चलता है।
आपको जो टीवी दिखते हैं इसकी क्रिटिकल मिनरल के बिना अब टीवी चैनल नहीं दिखता है, कंट्रोल भी नहीं चलता है। इसलिए क्रिटिकल मिनरल बहुत बड़ा जरूरी है। हम बहुत पीछे हैं, अभी भी हमारे पास रिसोर्सेस कम है। 95% वे डिपेंडेंट, विदेशों के ऊपर डिपेंडेंट होकर इतने साल क्रिटिकल मिनरल का चला रहे, क्योंकि आज मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, ईवी व्हीकल्स का हब बनने वाला है जी। सभी दृष्टिकोण से आज क्रिटिकल मिनरल बहुत जरूरी है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार अभी 38,000 करोड़ से एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का शुरू किया है। आने वाले दिन में क्रिटिकल मिनरल को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, सब मिनिस्टर्स मिलकर, सभी स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर, सभी प्राइवेट सेक्टर से मिलकर विदेशों से रॉ मटेरियल लाना है। इधर में जितने भी क्रिटिकल मिनरल है इसका एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी शुरू करना है। एक्सप्लोरेशन करके माइनिंग ब्लॉक्स बनाकर माइनिंग शुरू करना है, उसका प्रोसेसिंग शुरू करना है। अभी अभी फाइनेंस मिनिस्टर जो आरई का कॉरिडोर बनाया, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये कॉरिडोर बनाने के लिए घोषणा किया है। वैसा ही क्रिटिकल मिनरल का प्रोसेसिंग प्लांट्स, पार्क्स बना रहे हम। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 4 स्टेट्स में पार्क्स बना रहे। अभी इसका ब्लॉक्स भी एक्शन शुरू किया है, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी बढ़ाया। बिल्कुल आने वाले दिन में जो क्रिटिकल मिनरल मिशन है, मिशन मोड पर, रियल मिशन मोड पर हम भारत काम करेंगे। सभी प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी, अलग अलग देशों को भी जा रहे, जो विदेशों में ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, यूरोप कंट्री हो, चिली हो, अर्जेंटीना हो, अफ्रीका कंट्रीज हो, लोगों को उधर जाकर क्रिटिकल मिनरल भारत को लाने के लिए पूरा मोटिवेट करते हुए भारत सरकार इस मिशन के द्वारा काम कर रहे हैं।